वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर एमसीक्यूज की कंडीशन को सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 33 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ की जो है सोल्यूशन आगे देख रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 33 में कंडीशन डिफाइन की जा रहा है कि अगर एक पेंडुलम क्लॉक जो है वो स्लोली रन कर रही है तो उसे करेक्ट करने के लिए हम क्या कंडीशन जो है फॉलो करेंगे। एंड ऑप्शंस आर, अगर कहा यह जाए कि अगर एक पेंडुलम क्लॉक जो है वो मूव कर रही है तो इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन हैं और मेन कंडीशन हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि टी की वैल्यू बराबर होती है किसके, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और मेन कंडीशन डिफाइन अगर किया जाए कि अगर पेंडुलम क्लॉक स्लो रन कर रहा है दैट मीन्स उसका टाइम पीरियड जो है वो वहाँ पे कम शो हो रहा है। सो इसके लिए कंडीशन क्या डिफाइन किया जा रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, ठीक है, टाइम पीरियड से, यानी कि लेंथ और टी की वैल्यू डायरेक्टली पोर्शन है किसके, अंडर रूट एल के बराबर होगी। तो लेंथ हम डिक्रीज़ करेंगे जिसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो कंडीशन क्या आएगी, जब आप लेंथ को कम करेंगे तो टाइम पीरियड जो है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि एक पीरियड के लिए या एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप इस तरह समझ लें इस चीज़ को कि जैसे ही आपके पास आप लेंथ कम करेंगे तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड जो है वो जब क्विकली रिकॉर्ड करेगा वो पेंडुलम, दैट मीन्स अब आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, कब, जब आप लेंथ को कम कर रहे होंगे। एग्जैक्टली रिमेंबर, जब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कम होगा लेकिन जो पेंडुलम क्लॉक है उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज वो अब एक ऑसिलेशन को जो है वो क्या करेगा, जल्दी रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि एक ऑसिलेशन के टाइम को अब जल्दी रिकॉर्ड कर रहा होगा, कम टाइम में रिकॉर्ड कर रहा होगा, दैट्स वाई लेंथ कम करने की वजह से टाइम पीरियड कम होगा। और टाइम पीरियड कम करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, नाउ पेंडुलम विल कैलकुलेट दैट वन पीरियड, जो एक ऑसिलेशन का टाइम है वो क्विकली आपके पास जो है उसे रिकॉर्ड कर रहा होगा। इसलिए लेंथ को कम करेंगे ताकि यहाँ पे टाइम पीरियड आपके पास जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे ओवरकम हो जाए, पेंडुलम के क्लॉक का जो टाइम स्लो है वो ओवरकम हो जाए, ठीक है। सो एज अवर करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 34, कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि नेट टॉर्क किसी सिस्टम के ऊपर जीरो है तो कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये बेसिक कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बेसिक कंडीशन है दैट मीन्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है किसका, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया जाता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेसिक स्टेटमेंट है जिसमें डेरिवेटिव लिया जाता है एंगुलर मोमेंटम का। दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या डिफाइन की जाती है, कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है फॉर द नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो कि किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है। ये बेसिक स्टेटमेंट है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। जब किसी सिस्टम के ऊपर तमाम एक्टिंग टॉर्क, तमाम की तमाम एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो उसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आपके पास क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। कंजर्व का मतलब ज़ीरो होगी। दैट इज़ फॉर्मूला के अंदर डिफाइन करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एल अपॉन टी, दैट इज़ डेरिवेटिव एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसकी बात किया जाए तो ये बराबर होता है सम ऑफ ऑल टॉर्क के। ये इक्वेशन है जो कि डिफाइन की जाती है फॉर द कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। डेरिवेटिव का रूल है अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का आप डेरिवेटिव लें तो वो ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पे किसका, एल का, और आंसर ज़ीरो आ रहा है। दैट मीन्स एंड दैट कंडीशन एल बिकम्स अ कांस्टेंट वैल्यू। दैट मीन्स हमारी इस कंडीशन के लिहाज से एल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इस कंडीशन में एल की जो आपके पास डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। रिमेंबर, ये बेसिक स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको वो याद है तो आपको इतना डिटेल में भी इसको सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्विकली इस आंसर को जो है जज कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 35, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कंडीशन डिफाइन की जा रही है फॉर अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किस लिए उसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर यंग्स ने जो है किस आपके पास कंडीशन को जो सॉल्व किया था, उस कंडीशन को जो है किस कंडीशन को यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इन डबल स्लिट्स को किस लिहाज से अरेंज किया था ताकि क्या चीज़ वो अचीव कर सके, मोनोक्रोमेटिक लाइट, फेस कोहेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो अगर इस बेसिक कंडीशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑलरेडी मौजूद है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसका आफ्टर इफेक्ट है। सो वो जो मेन कंडीशन
जिसको ऑब्ज़र्व करने के लिए यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था वो था फेस कोहेरेंस। ठीक है, सो 2 आपके पास लाइट सोर्स के दरमियान फेस कोहेरेंस क्रिएट किया गया था, जिसकी बेसिस के ऊपर इस कंडीशन को आगे फॉलो किया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। 36 डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग की कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि अगर कहा जाए डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के लिए, तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग ऑब्जर्व बाय डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग कैन ऑल्सो बी टर्म एज, ठीक है, वो डिफ्रैक्शन जो कि डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से ऑब्जर्व किया जा रहा है वो किस कंडीशन के ऊपर है, क्या वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, डबल स्लिट है, मल्टीपल स्लिट है या फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है। रिमेंबर, डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग इटसेल्फ एक सिंगल स्लिट ही है जिसमें बहुत सारी स्लिट्स को जो है रखा जा रहा है, लेकिन वो मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन नहीं है। लाइट एक सिंगल स्लिट से ही डिफ्रैक्ट हो रही होती है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, लाइट एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्ट हो रही होती है और हर स्लिट की अलग अलग पैटर्न बन रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का ही आपके पास जो एक फॉर्म है। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है फॉर सिंगल स्लिट ग्रेडिंग। ठीक है, जिसके अंदर से वो सिर्फ ओपनिंग जो है वो क्या रखी जाती है, वो ज़्यादा शॉर्ट होती है फॉर द डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। MCQ नंबर 30, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 37, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। किस कंडीशन के ऊपर कोहेरेंट आपके पास सोर्सेज डिफाइन किए जा रहे हैं? ठीक है, अगर उनका सेम वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड सेम रखा जा रहा है, या उनका मीडियम साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, या एम्पलीट्यूड सेम है। रिमेंबर, जब भी कहा जाए कि 2 सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट हैं तो दैट मीन्स वो फेस कोहेरेंट होते हैं और उनका वेवलेंथ सेम होता है। रिमेंबर, जब भी कहा जा रहा है कि रेज 2 वेव्स आपस में सोर्सेज की बात की जाए या 2 वेव्स की बात किया जाए, इफ़ दे आर कोहेरेंट दैट मीन्स उनके लिए वेवलेंथ और फेस कोहेरेंस का होना लाजमी है। सो एज अवर गिवन ऑप्शंस हमारे पास वेवलेंथ इज अवर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर अवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 38, अगर कहा जा रहा है कि इफ़ वी नैरो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगर स्लिट्स का डिस्टेंस जो है कम कर दिया जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो फ्रिंज विड्थ जो कि स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस मिल रही हैं उनके विड्थ में क्या जो है डिफरेंस आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके लिए बेसिक फार्मूला है डेल्टा एक्स की वैल्यू बराबर है लैम्डा एल अपॉन डी। अगेन ये फार्मूला है फ्रिंज स्पेसिंग का, फ्रिंज विड्थ का, जो कि यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से है, जो कि वैल्यू बराबर है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन डी। डेल्टा एक्स इज़ द फ्रिंजेस विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग कहलाती है। डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, दैट मीन्स डेल्टा एक्स और डी आपस में इन्वर्स रिलेट कर रहे हैं। सो अगर आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, यानी कि डी की वैल्यू कम करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। जी हाँ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी बिकॉज डेल्टा एक्स और डी इन्वर्स रिलेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। फर्दर कंडीशन डिफाइन की जा रही है MCQ नंबर 39, कि अगर कहा यह जाए कि अगर लाइट रेज जो है वो फोकस के ऊपर जो है वो आ रही हैं, ठीक है, टू द पॉइंट एट विच लाइट रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर लाइट रेज फोकस के ऊपर आती हैं, ठीक है, या कौन सा पॉइंट है वो जिसके ऊपर लाइट रेज फोकस के ऊपर आ रही होती हैं। ये बेसिक आपके पास लेंस थ्योरी का बेसिक पॉइंट है। और वो पॉइंट कौन सा था स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल फोकस या फोकस वो पॉइंट होता है जब भी तमाम की तमाम रेज कन्वर्ज हो रही होती हैं या डाइवर्ज होती हैं तो वो फोकस से गुजरती हुई फील होती हैं या फोकस से फिजिकली पास हो रही होती हैं। सो दे सीम्स टू पास थ्रू फोकस और दे पास थ्रू फोकस। तो हमारा पॉइंट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, प्रिंसिपल फोकस। MCQ नंबर 40, अगर कहा यह जा रहा है मैग्नीफिकेशन जो है वो लेंस की 6 है और उसका इमेज डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सो ऑप्शंस आर दीज। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m की वैल्यू 6 गिवन है और q की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर। m की वैल्यू बराबर है q अपॉन p के, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें। सो 6 को अगर 24 से आप डिवाइड करें तो आपका आंसर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 41, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, ये बेसिक डेफिनेशन है कि 2 क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है? जी हाँ, वेवलेंथ के बराबर होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? वेवलेंथ। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 42,
To replace a bright fringe by next bright fringe in mica interferometer, the movable mirror is moved through a distance of how much? माइका इंटरफेरोमीटर के अंदर अगर एक ब्राइट फ्रिंज को दूसरी ब्राइट फ्रिंज से रिप्लेस करना है तो इस कंडीशन के लिए मूवेबल मिरर को कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना होता है। माइका इंटरफेरोमीटर का बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक कंडीशन है कि जो डिस्टेंस मूवेबल मिरर डिस्टेंस कवर कर रहा होता है वो x के बराबर है और x हमेशा m लैम्डा अपॉन 2 की फॉर्म में जो है डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। अगेन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस हमेशा माइका इंटरफेरोमीटर के अंदर मूवेबल मिरर जो डिस्टेंस कवर करता है वो मल्टीप्लायर होता है किसका? लैम्डा अपॉन 2 का। दैट मीन्स एक से दूसरे डिस्टेंस तक जाते हुए जो डिस्टेंस हमें कवर करना होगा वो हाफ लैम्डा के बराबर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। So thank you students, thank you very much for all your support and for all your feedbacks. इंशाल्लाह फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम तमाम के तमाम सॉल्यूशंस आपको मज़ीद प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।